हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विजय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग जेक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का सेट 5 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग अभी तक 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और मैथ का भी 2 सेट कंप्लीट हो गया है और हिंदी का भी 1 सेट कंप्लीट हो गया है, साथ ही एसएसटी का भी 1 सेट कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बाकी बचे सेट आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन के रूप में मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेट 5 का। और बाकी जितने भी सेट कंप्लीट हुआ उसका सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप क्लिक करके सभी का क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं सेट 5। सेट 5 में क्या बोल रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरणें वो कहाँ गमन करती है, किस तरह गमन करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब उसको इधर ऐसे से मुड़ के नहीं जाते, ठीक है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा में क्वेश्चन है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन का नियम कहाँ लागू होता है, वहाँ ही लागू होगा जहाँ पर देखो मान लो टकराएगा, इस समतल होना चाहिए, समतल में टकरा तभी ना वहाँ पर परावर्तन, जो इसी जगह पर जहाँ पर परावर्तन हो सके वैसा ही जगह पर नियम लागू होगा, ठीक है। तो उसका क्या है ऑप्शन, केवल समतल दर्पण में नहीं, केवल अवतल दर्पण पर नहीं, केवल उत्तल दर्पण नहीं, सभी परावर्तक पृष्ठों में, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर सभी तरह का रिफ्लेक्ट हो सके वैसे उस जगह पर क्या हो जाएगा, वह परावर्तन के नियम लागू होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है r/2। तो फोकस जो क्या है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या के जब आधा करते हैं तब मेरा फोकस निकलता है, ठीक है। तो वही ऑप्शन हो जाएगा आधा, त्रिज्या का आधा हो जाएगा 3 का ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो यह बराबर क्या होता है, त्रिज्या दिया हुआ है ना r/2, तो क्या है त्रिज्या 20 है तो डिवाइड कर दो 2 से, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर सी पर पॉइंट पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों तो एक अवतल दर्पण बनाते हैं फटाफट हम लोग। उसमें क्या है, एक मुख्य अक्ष है, मेन अक्ष है, उसमें अगर सी में कोई वस्तु रखा हुआ है इसे सीधे यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। फोकस से होकर क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, और साथ ही फोकस से होकर क्या आता है, किरण जो यहाँ पर टकराता है वो सीधे सी पर ही नीचे बनता है, मतलब क्या बोलते हैं, केंद्र पर ही बनता है, सी पर ही बनता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी पर, मतलब कहाँ बनेगा, सी पर। अगर कोई वस्तु सी पर रखते हैं तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अवतल दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हो जाता है आभासी भी होता है और वास्तविक होता है, मतलब आभासी भी होता है, क्या होता है, और वास्तविक भी होता है, तो दोनों होता है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 6 का सी। गलती से कहीं एक नहीं मार देना कि सोचते ये वाला बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ेगा, एक ऑप्शन को पढ़ के मार देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी ऑप्शन पढ़ना है बढ़िया से और उसके बाद मारना है जो उचित लगे। तो इसका 6 का हो जाएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें बोल रहा है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब वाहन में जैसे पीछे तरफ देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है उत्तल दर्पण, हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है। 7 का हो जाएगा बी नंबर। अब 8 में देखते हैं कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब सोलर दर्पण में गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है तो किस तरह का, वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 में देखते हैं किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी। बोला कि अगर कोई गोलीय दर्पण है और क्या है उसके पतले गोलीय लेंस है, दोनों है, ठीक है, तो उसका बोला है कि फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया है। दोस्तों अगर माइनस में दिया हुआ तो क्या होगा, माइनस होता है अवतल का, क्या होता है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस होगा तभी उसका होता है माइनस में, ठीक है। तो लेंस संभवतः लेंस के बारे में पूछा कि वह कैसा लेंस होगा, तो लेंस होगा अवतल दर्पण। अवतल में क्या होता है, उसका जो होता है माइनस लगा हुआ रहता है, ठीक है, सेंटीमीटर माइनस में है, ठीक है, फोकस दूरी माइनस में होता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का ये हो जाएगा। 10th में देखते हैं। 10th में बोल रहा है कि किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस के बीच में क्या संबंध है। पी बराबर क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। तो ए बराबर 1/p होता है,
तो क्या हो जाएगा P बराबर 1/f। तो कौन वाला हो जाएगा ड्रेन का ए। 11 में देखते हैं कि लेंस का आवर्धन क्या होगा। लेंस का पूछा है दोस्तों, तो कभी गलती से दर्पण वाला नहीं मार देना। तो दोनों का हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेंस का होता है ऑप्शन नंबर डी m बराबर v/u, ठीक है। और पूछा कि अगर यहाँ पर दर्पण पूछ देता कि दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो उसका माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस पूछा है इसलिए हो जाएगा डी का हो जाएगा m बराबर v/u। अब बोला कि समान दृष्टि के बेस के लिए संतुष्ट सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है लगभग। तो वह हमारा एक एग्जैक्ट माना गया है, वह दूरी है 25 सेंटीमीटर। कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। समान दृष्टि के बेस के लिए 25 का हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम लोग 26 और 25 हो गया, उसके बाद 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर में क्या होता है कि नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु में कैसा प्रतिबिंब बनता है। जब नेत्र के द्वारा जब किसी भी वस्तु का किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो वह प्रतिबिंब होता है वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा क्या होता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो हो जाएगा 13 का ए। अब 14 नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रियाओं में दो अलग अलग परमाणु तथा परमाणुओं के समूह को आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो उससे आदान प्रदान जब होता है तो क्या होता है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, उससे कहते हैं द्वि विस्थापन। जब दो परमाणुओं के बीच में आदान प्रदान होता है तो उसको बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो वो हो गया 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 15 नंबर क्या बोलता है। 15 में बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को जो दिया है, मान लो अभिकारक इधर है, इधर क्या है उत्पाद है, तो उसको हम लोग बराबर करते हैं ना, संतुलित करते हैं, तो किस आधार पर, तो उसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान मतलब दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इधर जितना है मान लो 50 ग्राम, तो उधर भी क्या होना चाहिए 50 ग्राम। परमाणुओं की संख्या के अनुसार भी संतुलित किया था, लेकिन उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो 15 का हो जाएगा ए, परमाणु द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। मतलब द्रव्यमान दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बचाव के करते हुए काम करता है, मतलब जितना इधर उतना इधर भी। तो 15 हो गया। अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है कि उपचयन में क्या होती, किस तरह की कार्य होता है, ठीक है। तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है दोस्तों। ऑक्सीजन इधर नहीं रहेगा, इधर बढ़ गया, ऑक्सीजन प्लस हो गया, तो समझ लो वह क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 17 नंबर क्या बोलता है। 17 नंबर में कि कोई पदार्थ एक्स है, उसके विलयन में क्या उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। सफ़ेदी क्या है, चूना को किया जाता है। चूना का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, भीगा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 17 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 18 में बोल रहा है कि धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी। धातु की जब ऑक्साइड बनाता है तो उसका प्रकृति क्या होता है, क्षारीय या अम्लीय। तो धातु की जब बोलता है तो वह क्षारीय होता है, क्या होता है क्षारीय, ठीक है। 18 का हो जाएगा बी। 19 में देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि नीचे एक चित्र दर्शाया गया है। इसमें एक चित्र दिखाया गया है, उसमें वो देखो यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, उसको क्या डॉट डॉट गिरा है, उसको हाथ में मतलब लेना है कि नहीं लेना है, उसके बारे में चित्र बनाया है। तो ये चित्र का क्या संकेत है उसके बारे में बोल रहा है। तो जल की बर्बादी, तो जल का बर्बादी, इसमें नल का सेट रहेगा तभी ना बोलेंगे, जल का टप टप गिरेगा तब बोलेंगे नल का। तो उसमें पानी की बर्बादी को दिखाया गया। लेकिन यहाँ सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। अगर मान लो जैसे कोई अम्ल वगैरह है, एसिड वगैरह है, उसको हम लोग टच नहीं करना है, ना तो क्या हो जाएगा, जल जाता है। तो इसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए इसका मतलब ये क्या है, दिखाया जाता है। तो ये हो जाएगा 19 का हो जाएगा बी सही आंसर। और 20 में देखते हैं, बोला कि क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करता है। क्षारक, इसे हम लोग बोले अम्ल में क्या होता है H+ आयन उत्पन्न होता है, क्षारक में क्या होता है OH- आयन उत्पन्न होता है बेस में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये एसिड का है, वो बेस का है। तो यहाँ पूछा है बेस का, क्षारक का, तो क्षारक में OH- आयन प्रदान करता है, तो हो जाएगा बी। अब बोला कि 21 नंबर में अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो वह है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 22 में देखते हैं कि क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो वह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि आपको मेन एग्जाम में क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 होता है कि वह पदार्थ जो क्या है, जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है,
स्पर्श जब करते हैं तो वह साबुन की तरह क्या होता है, घिसलता है, ठीक है। तो वह प्रकार प्राकृतिक संक्षारक का क्या है, तो वह होता है क्षारीय। क्या होता है, जैसे हम लोग साबुन वगैरह झाग देता है तो क्या होता है, मल वगैरह काटता है ना, तो वो सब क्षारीय होता है, जो हम लोग पी नहीं सकते हैं उसको। किस तरह से लगेगा आप समझ सकते हैं, क्षारीय, कड़वा लगेगा। तो वैसे वैसे चीज़ जब लगता है तो उसको इसका मतलब इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वह क्षारीय का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, क्षारीय पदार्थ का। तो 23 का हो जाएगा बी। 24 में देखते हैं कि निम्न में से पीएच मान वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहेंगे, तो क्या कहेंगे, जब उसका पीएच मान कितना रहेगा तब हम लोग अम्लीय कहेंगे। तो जितना कम रहेगा पीएच मान 7 से, उतना हम लोग ज़्यादा अम्लीय उसको कह सकते हैं। तो देखते हैं 7 से कम में कौन कौन है। तो 7 तो है उदासीन हो जाएगा, ये 6.4 है, लेकिन 6 है, एक 5 है, तो सबसे ज़्यादा यही है 5 है, ठीक है। तो यह हो जाएगा अम्लीय वर्षा, इसको ज़्यादा कहेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा 24 का 5। अब देखते हैं 25 नंबर में क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, ठीक है। तो उसके पास जलती हुई जब हम लोग तीली ले जाते हैं तो वह गैस फट फट की आवाज़ आती है। यह क्रियाकलाप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब एक क्रियाकलाप में बताया गया, ठीक है, उसमें बोलता है कि फट फट की आवाज़ होता है, तो वह कौन सा गैस रहता है वो फट फट की आवाज़ करता है। तो वहाँ वह जो गैस रहता है वह हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस रहने के कारण क्या करता है, फट फट की आवाज़ करता है। तो हम 26 में देखते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है। तो वो होता है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, रंग में भी परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन होता है, तीनों होता है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा सही आंसर, मतलब हो जाएगा 26 का डी। अब 27 नंबर में देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर में बोलता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है, भोजन कहाँ से खींचता है, ठीक है। तो अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 27 का बी आंसर। 28 में देखते हैं कि रक्त वाहिकाएं जो क्या करता है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, तो वह क्या कहलाती है, वह शिरा, धमनी, कोशिका, जाइलम, तो वह हो जाएगा धमनी कहलाती है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 में बोला कि कोई अंग अगर क्या है कट जाने पर क्या होता है, रुधिर का थक्का जमने बनाने में कौन सा मदद करता है। जैसे हम लोग कट जाते हैं कहीं, अगर पैर वगैरह में जख्म चोट लगता है अचानक, तो क्या करते हैं, कुछ देर बाद धीरे 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 क्या होता है, वह ब्लड रुक जाता है, ठीक है। तो वैसे वैसे जगह वो क्या कारण से, उसमें किसकी मदद से थक्का जम जाता है ब्लड, ठीक है। तो वह होता है उसमें मौजूद होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। 29 का हो जाएगा डी। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्लड बार बार निकलते रहेगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के कारण वह क्या होता है, थक्का जमने में मौजूद, मतलब हेल्प करता है। 29 का हो जाएगा डी। 30 में देखते हैं, 30 का क्या है, बोला कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। बोला कि पादप के वायवीय भाग द्वारा जब जल वाष्प के रूप में जब जल की हानि होने लगता है उसको क्या कहते हैं, तो वह वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो 30 का हो जाएगा सी। अब 31 में बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद है वह क्या है, कार्बोरेटर नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन इज मुख्य उत्पाद। तो 31 का हो जाएगा बी नंबर। अब 32 में देखते हैं कि अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है। अमाशय में जो अंदर का स्तर का जो अम्ल होता है उससे रक्षा कैसे होती है, तो वह श्लेष्मा के श्लेष्मा कारण, ठीक है। तो हो जाएगा तो 32 का ए इज श्लेष्मा। अब 33 नंबर देखते हैं, 33 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा क्या होता है, क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, तो जितना बड़ा जीव रहेगा उसका क्षुद्रांत उतना लंबा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन है जीव, मनुष्य नहीं, उससे बड़ा क्या है, कुत्ता, उससे बड़ा देखो सबसे बड़ा गाय है, क्या है, गाय, ठीक है। तो वैसे गाय में क्या होगा, सबसे बड़ा क्षुद्रांत पाया जाता है, क्षुद्रांत सबसे बड़ा पाया जाता है। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 हो गया। 34 नंबर को देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, अमीबा का जनन किस तरह से होता है, तो उसका हो जाएगा ये विखंडन। कौन सा, विखंडन। 34 का हो जाएगा ये नंबर। 35 में बोला कि पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि से किस प्रकार के जनन की विधि है, यह जो है जनन किस तरह का जनन है, तो वह है कायिक प्रवर्धन। क्या है, कायिक प्रवर्धन द्वारा, ठीक है। ये जनन
का एक विधि है। अब अगला देखते हैं 36 नंबर, बोला कि निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है। पादप का जो है मादा जनन अंग के भाग है तो वह है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। अब 37 नंबर पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है। लैंगिक संचरण रोग है वह इनमें से कौन है? कैंसर नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, कोरोना भी नहीं, क्या है? गोनेरिया। क्या है? गोनेरिया। ठीक है, लैंगिक संचरण के कारण इसे फैलता है गोनेरिया बीमारी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ये सब बढ़िया से रखना, याद रखना है और इसका बारे में थोड़ा जानकारी भी लेना है कि यह लैंगिक संचरण अगर ज़्यादा होता है तो कौन सा बीमारी ज़्यादा फैलने का डर रहता है, तो वह होता है गोनेरिया। ठीक है, 37 होता है। अब 38 में देखते हैं कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो वह वृषण में। क्या होता है? वृषण में, पुरुषों में, है कि नहीं। अब 39 नंबर में देखते हैं कि तापीय विद्युत संयंत्र में क्या क्या होता है। तो उसमें होता है ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अब 40 नंबर में देखते हैं, 40 नंबर में क्या बोल रहा है कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो गोबर गैस जो है उसको सीएनजी नहीं, ये सब तो नहीं जाना जाता है, लेकिन जैव गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 का 40वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया और सेट 5 भी क्या हो गया? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया साइंस का पार्ट। ठीक है, अब हम लोग बाकी जो बचा है उसको हम लोग पूरा अच्छी तरह से जो जल्दी से कोशिश में करूँगा कि आपके तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वैसे क्या होगा, सारा वीडियो आपके तुरंत पहुँचते जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको अच्छी तरह से इसको याद करके रखना है।